हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज़ यू ऑल नो, अपने डिफेंस अकाउंट कोड बुक स्टार्ट कर रखी है, राइट। तो इसमें दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। तो इसका 2 पार्ट अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज दोस्तों अपने तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका, राइट। तो तीसरा पार्ट पढ़ने से पहले दोस्तों जो 2 पार्ट में अपनों ने पढ़ा है उस पर थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो तीसरा पार्ट आज पढ़ेंगे उसमें पढ़ने में मज़ा आए और बाकी जो पिछली जो चीज़ें अपनों ने पढ़ी है वो सारी रिवाइज़ हो जाए। क्योंकि दोस्तों चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, याद करने वाली बातें हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, बहुत सारे स्क्रॉल्स हैं। तो इसलिए आपको 2-4 बार मैं आपको बता दूंगा, फिर आप खुद से रीड करोगे, एक बार पीडीएफ से रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। और दोस्तों जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों। नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है? डिफेंस क्रिएट परफॉर्मा। दोस्तों डिफेंस सर्विसेज जो है उसने क्या किया, परफॉर्मा क्रिएट किया, मतलब अकाउंट ओपन किया किसके अंदर? आरबीआई के अंदर। कितनी तारीख को? 1/4/1962 को, राइट। 1 अप्रैल 1962 को क्या कर दिया? 1 अप्रैल फूल बना दिया, ठीक है। 1962 में अप्रैल फूल बना दिया 1/4/1962 को, राइट। ऐसे इसको याद रखना है, 1/4/1962 डिफेंस ने परफॉर्मा अकाउंट ओपन किया आरबीआई के अंदर, राइट। दूसरा है दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज का एक सेंट्रल अकाउंट है आरबीआई में, ठीक है, जिसको डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट बोलता हूँ मैं, राइट। और इस सिंगल अकाउंट में भी दोस्तों पीसीडीए सीडीए के अलग अलग फिगर्स अवेलेबल हैं। कहीं आप ऐसा सोचो कि सर डिफेंस का तो एक ही अकाउंट है, उसके अंदर मैं अलग अलग पीसीडीए सीडीए के फिगर्स कैसे देखूंगा, कितनी उनको रिसिप्ट हुई है, कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं। तो दोस्तों वो सारी सुविधा भी इसके अंदर उपलब्ध है, राइट। इसके बाद है दोस्तों डिफेंस की जो ट्रांजेक्शन होती है पोस्ट के साथ, रेलवे के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी के साथ जो ट्रांजेक्शन होती है वो डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर एडजस्ट हो जाती है, राइट। यस और नो? समझ में आ रही है बातें दोस्तों? तो डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारी जो ट्रांजेक्शन है वो एडजस्ट हो जाती है। नंबर 4 मैंने पढ़ा दोस्तों, वेज एंड मीन एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है? जैसे कि इसका नाम ही पता चल रहा है अपने, एडवांसेस मतलब एडवांस दिया है, राइट। क्या करता है आरबीआई? पैसा देता है किसको? बैंक को। इसके अंदर स्टेट्स के अंदर या गवर्नमेंट को। आप इसको ऐसा समझिए दोस्तों, गवर्नमेंट है या कोई स्टेट्स हैं, उनको आरबीआई पैसा देता है। एक प्रकार की क्रेडिट पॉलिसी है आरबीआई की, राइट, जिसके अंदर वो कुछ उनको एडवांस देता है, कुछ पैसा देता है। जैसे कोविड था, उसके अंदर क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट का सभी का क्या है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज़ हो गया, राइट। तो उसके अंदर आरबीआई ने अपने जो क्रेडिट पॉलिसी है इसकी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसकी लिमिट भी बढ़ाई थी, राइट। पहले कितनी लिमिट थी उससे थोड़ी सी एक्सटेंड भी कर दी थी। तो इसके अंदर क्या है कि उनको एक प्रकार से एडवांस दिया जाता है, वो उनको रीपे करना होता है 3 मंथ के अंदर। जिसको भी दिया है, स्टेट्स को दिया है या गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है, स्टेट्स की गवर्नमेंट को दिया है, राइट। तो दोस्तों बैंक ऑफ स्टेट्स क्यों लिखते हैं यहाँ पे? क्योंकि जो है ये स्टेट के बैंक ही उनको स्टेट को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो बुक है अपनी इसके अंदर आपको बैंक ऑफ स्टेट्स लिखा होगा हर जगह पे, राइट। तो इससे कंफ्यूज मत होना, स्टेट्स को दिया है, गवर्नमेंट को दिया है, बैंक के थ्रू, राइट। आगे चलिए दोस्तों, 5 नंबर में क्या है? आरबीआई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो इजी सी बात है कि हमें पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही सारी रिसिप्ट, सारी एक्सपेंडिचर वो करता है, राइट। आगे है गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड चार्ज, प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑथोराइज कर रखे हैं कौन कौन से? आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्सिस और एचडीएफसी। किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट बिजनेस। याद कैसे रखोगे? आईआईएएच। कैसे याद रखोगे? आईआईएएच। दोस्तों मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आईडीबीआई आप भूल गए तो ऐसे याद रख लेना इसको कि चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था तो आईआईएएच याद करवाया था। आई से तो आपको आईसीआईसीआई याद आ जाएगा, फिर इस सी का डी कर देना बस, ठीक है। दोस्तों इसकी वैल्यू आपको अभी नहीं पता चलेगी, जब एग्जाम सेंटर में आप बैठोगे, जब वहाँ चीज़ें रिकॉल नहीं होती हमें, ठीक है, तो तब ये शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है, राइट। एक बार पढ़ा होगा तो शॉर्ट ट्रिक से याद किया होगा तो हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख के भी आई सी आ गया, डी लगा दी। जैसे 1/4 अप्रैल फूल बना दिया 1962 को, 1962 याद है, अप्रैल फूल नहीं पता आपको, अप्रैल फूल है तो 1/4 आप याद रखते हो, ठीक है। आगे क्या है? एमओडी ने नॉमिनेट नहीं किया है, ठीक है। एमओडी ने दोस्तों इन चार प्राइवेट सेक्टर की ब्रांचेस हैं, इनको नॉमिनेट नहीं किया है, राइट। गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है दोस्तों। एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ है एमओडी, ठीक है। गवर्नमेंट है मतलब पूरी गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है, राइट। एमओडी मतलब एक उसका विभाग है ना, तो बाकी डिपार्टमेंट ने करी होगी, उनसे अपने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सीएजी ने करी होगी, बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने करी, और 50 तरह की मिनिस्ट्री है, राइट। लेकिन एमओडी ने इन चारों को नॉमिनेट नहीं किया, ठीक है। ओनली एसबीआई के साथ काम करता है भैया एमओडी तो। और दोस्तों आपको पता होगा एसबीआई के साथ काम करता है, एसबीआई सीएमपी अपने बोलते हैं, तो एसबीआई सीएमपी बोलते हैं। कभी आपने सुना एक्सिस सीएमपी बोल दिया हो? क्योंकि जो सीएमपी की सुविधा है, जो कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट की सुविधा है, वो भी एसबीआई बैंक ने हमें दी गई है। आगे 7 नंबर पर चलिए दोस्तों, बैंकिंग स्ट्रक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा तो उसके अंदर 12 मैंने आपको पब्लिक सेक्टर बैंक बताए वर्तमान में, ठीक है। इसके अंदर 1+11 इसको याद रखो आप, एक एसबीआई है और 11 अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनको नेशनलाइज बैंक भी मैं बोलता हूँ, राइट। और इनको सबको कंट्रोल करने वाला आरबीआई है। आगे चलिए फ्रेंड्स, क्या है? 1 पीएओ 1 फोकल पॉइंट ब्रांच, मतलब एक पे अकाउंट ऑफिस के साथ एक फोकल पॉइंट ब्रांच अटैच कर दी डीएसी के साथ, ताकि वो सारे ट्रांजैक्शन कर सके। एफपीबी दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांच इंट्रोड्यूस कब हुई? दोस्तों परफॉर्मा तो आरबीआई के अंदर 1/4/1962 में किया, ठीक है। लेकिन जो फोकल पॉइंट ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट है वो 1993 में आया, ठीक है। देखिए कितने टाइम बाद आया इसके अंदर,
राइट, लगभग 30 साल बाद आया है। ओके, तो एफपीवी जो है इंट्रोड्यूस हुई 1 अक्टूबर 1993 को। दोस्तों 1 अक्टूबर को हम डीएडी दिवस भी बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखेंगे। एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर डीएडी दिवस भी बोल सकते हैं किसको? हाँ राइट, बोल सकते हो आप। 1 अक्टूबर को डीएडी दिवस बनाते हैं। तो फोकल पॉइंट ब्रांच हमारे डिपार्टमेंट में जिस दिन डीएडी दिवस हम बनाया उस टाइम पे उस दिन हमारे फोकल पॉइंट ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी गई, राइट। परफॉर्मा 1962 में, फोकल पॉइंट ब्रांच 1993 में, राइट। आगे एसबीआई की डीलिंग ब्रांच ऑथराइज कर दी। तो इजी सी बात है कि भाई एफपीवी इंट्रोड्यूस हुई तो एसबीआई की जो डीलिंग ब्रांच है उसको ऑथराइज कर दिया, ठीक है, वो भी फोकल पॉइंट ब्रांच के रूप में काम कर सकती है, राइट। नॉमिनेटेड फोकल पॉइंट ब्रांच है, एक्ट एज ए डीलिंग ब्रांच, ठीक है। जो नॉमिनेटेड फोकल पॉइंट ब्रांच है वो भी डीलिंग ब्रांच के रूप में काम कर सकती है। दोस्तों ब्रांच एक ही है, ठीक है, उसको डीलिंग ब्रांच बोल दो, ठीक है। सारी डीलिंग ब्रांचेज जहाँ पे डेटा भेजेगी उसको फोकल पॉइंट ब्रांच बोल दो, राइट। यस और नो? क्या दिया हुआ आगे? फोकल पॉइंट ब्रांच रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या दिया गया है दोस्तों? रेस्पॉन्सिबल है फोकल पॉइंट ब्रांच किसके लिए? प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग किसकी? ट्रांजैक्शन की डेली रिपोर्टेड बाय डीलिंग ब्रांचेज। जो डीलिंग ब्रांचेज फोकल पॉइंट ब्रांच को सामान भेजेगी, सामान का मतलब है जो ट्रांजैक्शन भेजेगी, रिसिप्ट, वेदर इट इज़ रिसिप्ट वेदर इट इज़ पेमेंट, तो उसको क्या करेगी? प्रॉम्प्ट और एक्यूरेट अकाउंटिंग करेगी। अकाउंटिंग दोस्तों बताया है मैंने डिफेंस अकाउंट कोड के पहले नंबर चैप्टर में। सबसे पहले एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है ऑडिटिंग, ठीक है। लेखांकन एक होता है लेखा परीक्षा, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब लेखा मतलब जो पैसा आपने कहाँ खर्च किया है उन सब की डिटेल रखना, उसको बोलता हूँ मैं अकाउंटिंग, ठीक है। मेरे फादर ने मुझे 100 रुपये दिए, 10 रुपये के मैं चिप्स ले आया, 10 रुपये की मैंने माजा पी ली, ठीक है, 20 रुपये की मैं स्टेशनरी ले आया मेरे लिए, ठीक है, 80 रुपये का पेट्रोल भरवा लिया, ठीक है। तो उन सबको मैं एक रजिस्टर में नोट कर दूंगा, तो वो हुई अकाउंटिंग। जब मेरे फादर मेरी कॉपी चेक करेंगे कि हाँ भाई तूने कहाँ खर्च किए हैं, तो वो ऑडिटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट का पैसा है, कोई भी मिनिस्ट्री खर्च करती है, जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के आया है, राइट, उसकी वो अकाउंटिंग भरते हैं, ठीक है। इनके ऑडिटिंग का काम दोस्तों सीएजी करता है। यस और नो? तो वो सारी चीज़ें हैं कि अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग मतलब लेखा बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, राइट। हमारा दोस्तों डिपार्टमेंट का काम यही है, ठीक है। आप जब डिपार्टमेंट में देखते हो डेली तो वो सारी चीज़ें आप अकाउंटिंग ही तो देखते हो लोगों की, ठीक है। कहाँ का पब्लिक का जो पैसा है वो कहाँ खर्च किया है, ठीक है, डिफेंस ने। आगे चलिए 9 नंबर पे। अब देखिए दोस्तों डीलिंग ब्रांचेज का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। डीलिंग ब्रांच दोस्तों क्या होती है? जो एसबीआई की एक तो फोकल पॉइंट ब्रांच होगी, डीलिंग ब्रांच होगी जो उसकी सब ब्रांचेज है, राइट। तो इसके अंदर देखिए डीलिंग ब्रांच अकाउंट मेंटेन करती है किसका? पीसीडीए, सीडीए, डीडीओ का, ठीक है। प्रिपेयर करती है डेली पेमेंट और रिसिप्ट स्क्रॉल। अब देखिए दोस्तों डेली याद रखना आप इसमें, ठीक है। जो डीलिंग ब्रांच है पीसीडीए, सीडीए से रिलेटेड जो रिसिप्ट और पेमेंट है उनका डेली स्क्रॉल मेंटेन करती है, ठीक है। जिनको पेमेंट हुआ तो उसको क्या बोलूँगा मैं? DEFP, और रिसिप्ट हुआ तो उसको मैं बोल दूँगा DEFR, राइट, पेमेंट और रिसिप्ट। क्रेडिट स्क्रॉल की बात आएगी और डेबिट स्क्रॉल की बात आएगी, वो भी दोस्तों डीलिंग ब्रांचेस से ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ से चल के वो अकाउंट सेक्शन में पहुँचते हैं, राइट। येस और नो? तो इसके बाद देखिए दोस्तों क्रेडिट स्क्रॉल क्या होता है? क्रेडिट से नाम ही पता चल रहा है आपको, क्रेडिट मतलब पैसा ऐड हुआ है। तो क्रेडिट स्क्रॉल में दोस्तों MIN नंबर होता है। MIN मतलब MRO, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया रहता है, और उसके अंदर क्या होगा? डिपॉजिटर का नाम होगा जिसने पैसा जमा करवाया है, और कितना पैसा उसने जमा कराया है, वो सारी डिटेल क्रेडिट स्क्रॉल में होगी मेरे, राइट। MRO के बारे में मैंने बताया था 3 कॉपी बनती है, राइट। वो पहले से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्रीवियस वीडियो दोस्तों जाके देखिए, सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, राइट। बाकी अपने 7वें चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे। अब देखिए डेबिट स्क्रॉल जो है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? चेक नंबर, डेट और अमाउंट होता है। क्रेडिट मतलब पैसा जुड़ा है, ऐड हुआ है, राइट, मतलब डिफेंस के पास पैसा आया है, डिफेंस सर्विसेज के पास पैसा आया है, राइट। MRO के रूप में दोस्तों पैसा जमा करवाते हैं। डेबिट स्क्रॉल का मतलब है डिफेंस से पैसा गया है, राइट। तो देखिए दोस्तों डेबिट स्क्रॉल में क्या होगा? चेक नंबर, पैसा जाता किससे दोस्तों? चेक इशू करते हैं, राइट, या ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ। मान लो चेक का किताब में दिया हो तो हम चेक से पढ़ लेते हैं कि डेबिट स्क्रॉल के अंदर चेक दिया होता है, चेक का नंबर होगा, डेट होगा, उसके अंदर कितनी अमाउंट होगी, राइट। अब दोस्तों एक मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया था कि बजट अलॉटमेंट से लेकर डेबिट स्क्रॉल बनने तक का। पहले बजट अलॉटमेंट हुआ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, इनके आर्टिकल याद रखने आपको 112, 114, वोट ऑन अकाउंट का 116, राइट। बजट का भाषण हुआ, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, बजट अलॉटमेंट हुआ, यूनिट के पास गया, यूनिट ने क्लेम को एक्सपेंडिचर को क्लेम किया, कंसर्न ऑडिट सेक्शन में बिल गया, राइट। उन्होंने डीपी शीट तैयार करी। डीपी शीट डी सेक्शन के लिए अथॉरिटी है जिसके बेस पे वो पेमेंट करती है, राइट। दोस्तों डीपी शीट, शेड्यूल 3, MRO, इन 3 से रिलेटेड आपके डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिनका 2 तारीख को पेपर है, राइट। SES में तो पूछेंगे इनसे रिलेटेड MCQ। शेड्यूल 3, डीपी शीट, MRO से रिलेटेड, क्रेडिट स्क्रॉल, डेबिट स्क्रॉल, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है। आपके 5 जो क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, उनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स सर याद रखिए आप, राइट। तो अपने क्या थे? यूनिट के पास पैसा आया, उसने क्लेम को एक्सपेंडिचर को क्लेम किया, वो फिर कंसर्न ऑडिट सेक्शन में गया, कंसर्न ऑडिट सेक्शन ने डीपी शीट बनाई, मतलब डेली पेमेंट शीट, जो डी सेक्शन के लिए अथॉरिटी थी, राइट। डी सेक्शन दोस्तों मंथली जितनी भी ड्राइंग्स होती है उसका शेड्यूल 3 बनाता है,
राइट। और शेड्यूल 3 बनाता है तो एक कॉपी इसको अकाउंट सेक्शन में भेज देता है, ठीक है। तो डी सेक्शन ने दोस्तों चेक इशू कर दिया, जो जिस बंदे को चेक इशू किया वो उसने बैंक में जाके चेक लगा दिया और बैंक ने पेमेंट कर दी, ठीक है दोस्तों। बैंक ने पेमेंट कर दी। अब इसको डी सेक्शन को कैसे पता रहेगा, या डी सेक्शन को छोड़ो अकाउंट सेक्शन को कैसे पता रहेगा कि भाई हमारे डिफेंस सर्विसेज से कितना पैसा गया है, राइट। अब डी सेक्शन ने चेक किसी का काट के दिया, रास्ते में मान लो टेम्परिंग हो जाए, होती नहीं है, मान लो 99% चांस है, फिर भी एक बार हो जाए तो वो अकाउंटिंग कैसे चेक करेंगे। तो वो दोस्तों बैंक जो है डेबिट स्क्रॉल बनाता है, ये दोस्तों डेली बनाते हैं, ठीक है। स्क्रॉल्स पेमेंट और रिसिप्ट के, ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेमेंट और रिसिप्ट के डेली बनाते हैं, ठीक है। मंथ में बनाते हैं, उसको एक अलग नाम देते हैं, राइट। तो डेबिट स्क्रॉल हो गया, राइट। और दोस्तों इसको फिर ये अकाउंट सेक्शन में भेजता है डेबिट स्क्रॉल को, राइट, मेन स्क्रॉल के साथ लगा के। तो फिर वो अकाउंट सेक्शन वहाँ पे इनकी क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। आगे चलिए दोस्तों, 10 नंबर पे क्या बताया गया है। 10 नंबर में बताया गया है SBI की दोस्तों डीलिंग ब्रांच जो है वो क्या करती है, स्क्रॉल तैयार करती है, किसका, MRO का और पेड चेक का, राइट। SBI की डीलिंग ब्रांच जो है स्क्रॉल तैयार करेगी, MRO होगा जिसके अंदर, और पेड चेक होंगे, मतलब जितना माल आया और जितना माल आपके यहाँ से निकला है, जितना पैसा आया जितना पैसा गया है, ठीक है। और ये FPB को ट्रांसफ़र कर देगी। डीलिंग ब्रांच 1 2 3 जितनी भी है वो सारी डेली स्क्रॉल तैयार करेगी, और दोस्तों क्या करेगी, वो FPB को ट्रांसफ़र कर देगी। डेली स्क्रॉल के अंदर क्या होगा, MRO और पेड चेक होंगे। इसके बाद दोस्तों FPB क्या है, मेन स्क्रॉल तैयार करेगी। मेन स्क्रॉल के अंदर दोस्तों क्या होगा, डेली स्क्रॉल अटैच होगा। और दोस्तों डेली स्क्रॉल के अंदर क्या था, MRO और पेड चेक अटैच थे। कुल मिला के बात ये है, MRO और पेड चेक अटैच थे डेली स्क्रॉल में, राइट। डेली स्क्रॉल दोस्तों डीलिंग ब्रांचेस ने FPB को भेज दिया, फोकल पॉइंट ब्रांच ने मेन स्क्रॉल तैयार किया इन्हीं से रिलेटेड, ये दोस्तों फिर PCD को भेज दिया फॉर वेरिफिकेशन, राइट। दोस्तों PCD को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया इन्होंने मेन स्क्रॉल। इसके बाद दोस्तों इसी के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, साइमल्टेनियसली के जो इसके साथ एक और पॉइंट दिया गया था कि FPB जो है ये डेटा SBI GAD मुंबई को भी ट्रांसफर करती है, लेकिन दोस्तों ये अपने के पॉइंट के साथ पढ़ेंगे, राइट, अभी आज के लेक्चर में। 12 नंबर में क्या है दोस्तों, मेन स्क्रॉल जो है अकाउंट सेक्शन में आ गया, ठीक है। यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट लेजर में सारी चीज़ें नोट कर लेंगे अकाउंट सेक्शन, राइट। मेन स्क्रॉल दोस्तों FPB ने PCD को भेजा था ना, तो जो मेन स्क्रॉल यहाँ पे आ गया PCD का जो अकाउंट सेक्शन है उसको सारों को अपने रजिस्टर में नोट कर लेगा, ठीक है। डेट वाइज सारी चीज़ें नोट कर लेगा, क्योंकि ये तो डेली आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो नोट कर लेगा। फिर दोस्तों क्या होगा, FPB प्रिपेयर करेगी DMS, ये DAC को देगी। दोस्तों दो चीज़ें हो रही है, पहले तो डेली स्क्रॉल तैयार किया, डेली भेजते रहे। जब मंथ का एंड आया तो उन्होंने एक DMS भी बना लिया, डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट, FPB ने वो भी DAC को भेज दिया। अब दोस्तों जो इनके पास डेली सामान आया था मेन स्क्रॉल के जरिए वो DMS भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारा डेली जो आया था वो रजिस्टर खोलेंगे और DMS खोल देखेंगे, आपस में एक एक एंट्री चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ये सारा चीज़ें सही है या नहीं है, राइट। तो ये अगर ये सारी चीज़ें सही है तो DMS को वेरीफाई करके वापस FPB को भेज देंगे, राइट। इतनी चीज़ समझ में आई दोस्तों। FPB को वापस जब भेज दिया तो FPB ने दोस्तों उसी DMS को, वेरीफाइड DMS को SBI GAD मुंबई को भेज दिया, ठीक है। यहाँ तक अपनों ने पढ़ा था। आज दोस्तों इससे नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको बताता हूँ मैं, इससे आगे चलते हैं। तो कल मैंने क्या बताया था, एक बार रिवीजन कर लिया, ठीक है। एक बार ये डायग्राम और देख लीजिए। डेली स्क्रॉल दोस्तों डीलिंग ब्रांचेस तैयार करती है, डेली करती है, डेली फोकल पॉइंट ब्रांच को भेजती है, डेली दोस्तों मेन स्क्रॉल तैयार करती है फोकल पॉइंट ब्रांच, और दोस्तों डेली भेजती है मेन स्क्रॉल को PCD के अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन क्या करता है दोस्तों, ये जो मेन स्क्रॉल आया यहाँ से एक रजिस्टर तैयार करता है, मैन्यूस्क्रिप्ट रजिस्टर जिसको बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट लेजर जिसको बोलते हैं, राइट। इसके अंदर मेन स्क्रॉल तो दोस्तों डेली आ रहा है, 1 तारीख को जो मेन स्क्रॉल आया 1 तारीख की ट्रांजेक्शन नोट कर ली, 2 तारीख को जो मेन स्क्रॉल आया उस 2 तारीख की ट्रांजेक्शन नोट कर ली, 3 तारीख को जो मेन स्क्रॉल आया उसकी ट्रांजेक्शन नोट कर ली, 4 तारीख को दोस्तों जो मेन स्क्रॉल आया उसकी ट्रांजेक्शन नोट कर ली, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लेके दोस्तों 30 या 31 का जितना भी महीना है, हर डेट को दोस्तों मेन स्क्रॉल आए, मतलब इसके पास लगभग 30 या 31 मेन स्क्रॉल आ जाएंगे पर डे आते आते, और दोस्तों सभी की एंट्री इसमें होगी, ठीक है। मेन स्क्रॉल 1 तारीख को आया, उसकी एंट्री यहाँ कितना पैसा आया प्लस रिसिप्ट, और दोस्तों कितना पैसा गया माइनस रिसिप्ट बोल दो इसको, ठीक है। या ऐसे बोल दो कि कितना MRO जमा हुआ प्लस और कितने पेड चेक हुए, क्योंकि MRO और पेड चेक ही तो आएंगे। कितना पैसा, मान लो 5,000 रुपया आया और 2,000 रुपया गया, ठीक है। 2,000 रुपया आया, 1,000 रुपया गया, 4,000 रुपया आया, 5,000 रुपया गया, ऐसे करके दोस्तों पूरे मंथ का मेंटेन हो जाएगा ये रजिस्टर, राइट, यस और नो। जब ये पूरे मंथ का रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर FPB क्या करेगी दोस्तों, वो कह देगी कि हाँ ये तो मैं पहले डेली भेज रहा था, FPB बोलेगा फिर मैं एक मंथली भी स्टेटमेंट तैयार कर दूं कि भाई ताकि अकाउंट सेक्शन को और इजी हो जाए। तो दोस्तों ये मंथली स्टेटमेंट भी तैयार कर देगा, जिसको बोलते हैं डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट, DMS। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखो, DMS डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट। ये दोस्तों PCD को भेजा। अब दोस्तों जब ये आ गया इसके पास DMS सारी पूरे मंथ का, राइट, यहाँ पे 30 मेन स्क्रॉल आए, फिर एक DMS आया। तो दोस्तों ये जो रजिस्टर इसने रखा था इसमें से DMS को एक साथ इधर DMS रखेगा इधर रजिस्टर रखेगा, एक एक एंट्री चेक करेगा, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। सारी एंट्री जब मिल जाएगी तो वेरीफाइड हो जाएगा वो DMS, राइट। DMS वेरीफाई हो जाएगा तो दोस्तों ये वापस फोकल पॉइंट ब्रांच को भेज देगी, और फोकल पॉइंट ब्रांच दोस्तों वेरीफाइड DMS को SBI GAD मुंबई भेजती है,
राइट। जीएडी का मतलब है गवर्नमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट, राइट। एसबीआई का दोस्तों एक गवर्नमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट है मुंबई के अंदर, उसके अंदर ये जाता है सारा सामान, ठीक है। वेरीफाइड डीएमएस जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जहाँ पे एरर वगैरह होती है ना, तो उसका एक एच नंबर पॉइंट हो दिया गया है, तो वो बुक से आप एक बार उसको देख लेना, राइट। अब इसके अंदर दोस्तों खचपच ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा और रेलेवेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, के नंबर पे चलते हैं अपनी, क्या है इतनी समझ में आई दोस्तों बातें। अब डायग्राम को पूरा कंप्लीट करेंगे आज अपने। ऑन रिसिप्ट ऑफ डेली मेमोरेंडा ऑनलाइन डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम वेरियस एपीबी। अब दोस्तों के नंबर पॉइंट आ गया, ठीक है। और मैंने कल बताया था आपको कि के नंबर के पॉइंट के साथ अपने पढ़ेंगे, जो प्रीवियस दिया गया था कि साइमल्टेनियसली डेटा जो फोकल पॉइंट ब्रांच के पास आता है मेन स्क्रॉल के जरिए, वो एसबीआई जीएडी मुंबई को भी ट्रांसफ़र करती है, राइट। अब देखिए दोस्तों, के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑन रिसिप्ट ऑफ डेली मेमोरेंडा ऑनलाइन डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेरियस एफपीबी द एसबीआई जीएडी मुंबई विल कंसोलिडेट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑल एफपीबी फिगर एंड रिपोर्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट सेपरेटली टू आरबीआईसीएस नागपुर फॉर इवेंचुअल सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों। अब ये है ना ऑन रिसिप्ट ऑफ डेली मेमोरेंडा ऑनलाइन डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस एफपीबी, ठीक है। ये दोस्तों ई के अंदर दिया गया है, राइट। यहाँ पे बताया नहीं गया कि हमने ई में बताया, लेकिन आपको बुक को जब 10 बार पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, राइट। तो क्या है इसमें देखिए दोस्तों, ई के अंदर क्या दिया हुआ था, मतलब जब मेन स्क्रॉल जा रहा था, ठीक है, जब मेन स्क्रॉल जा रहा था पीसीडी सीडीए के पास, ठीक है, फोकल पॉइंट ब्रांच जब मेन स्क्रॉल पीसीडी सीडीए के पास भेज रही थी, तो दोस्तों क्या कर रही थी, ये साथ साथ एसबीआई जीएडी मुंबई के पास भी भेज रही थी, क्या साइमल्टेनियसली द एग्रीगेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट in the main scrolls are incorporated in a daily memo and same is reported to SBI GAD मुंबई। मतलब यहाँ से फोकल पॉइंट ब्रांच ने यहाँ पे SBI GAD मुंबई को भी मेन स्क्रॉल भेजा है एक, राइट। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, विल कंसोलिडेट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑल एफपीबी। दोस्तों ये तो एक एफपीबी किसके पास सामान आया है, राइट। ऐसी और भी तो एफपीबी होंगी, एसबीआई जीएडी मुंबई तो दोस्तों एक ही है, फोकल पॉइंट ब्रांच तो अलग अलग डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल को अलग अलग दे रखी है ना, तो सारी इसको डेटा भेज रही है, ठीक है। तो सारी फोकल पॉइंट ब्रांचों से जितना भी डेटा एसबीआई जीएडी मुंबई के पास आएगा, वो क्या करेगा, उनको कंसोलिडेट करेगा और आरबीआईसीएस नागपुर को इसको भेज देगा, ठीक है, फॉर इवेंचुअल सेटलमेंट। इवेंचुअल का मतलब होता है दोस्तों फाइनल सेटलमेंट के लिए, राइट। इवेंचुअल कुछ नहीं होता है, फाइनल सेटलमेंट होती है। बोले ये सारा सामान जो इसके पास आया एसबीआई जीएडी मुंबई का, वो सारा ये आरबीआईसीएस नागपुर को भेज देगा। और दोस्तों थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, एसबीआई जीएडी मुंबई को क्यों लाए हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग चलाओ कि क्यों एसबीआई जीएडी मुंबई को भेजने की क्या ज़रूरत है, ये फोकल पॉइंट ब्रांच डायरेक्ट भी तो भेज सकती थी आरबीआईसीएस नागपुर को। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि एसबीआई की ब्रांचेज जो हैं दोस्तों, वो सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस है, राइट। अब सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस हैं दोस्तों, तो सब ने अकाउंट्स मेंटेन किया, ठीक है। अब आरबीआईसीएस नागपुर के पास मान लो सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस डेटा भेजेगी, तो आरबीआई के पास सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस का डेटा हैंडल करने के लिए, ठीक है, सभी डेटा को कंपाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आरबीआईसीएस नागपुर है, ये सबका बाप है, ठीक है, एसबीआई का सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस का, तो ये दोस्तों इन सब का फादर है। तो इसलिए इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए एसबीआई की जीएडी, एसबीआई का दोस्तों हेडक्वार्टर पता है कहाँ आपको, हेडक्वार्टर मुंबई में ही है एसबीआई का, ठीक है। तो एसबीआई आरबीआईसीएस नागपुर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, सारे कंसोलिडेट नहीं करने पड़े, इसको रेडीमेड सामान चाहिए दोस्तों, तो ये सारा एसबीआई जीएडी मुंबई से रेडीमेड सामान ले लेगा, ठीक है। ये जितना भी फोकल पॉइंट ब्रांचेस से सारा सामान आएगा, ठीक है, उसको कंसोलिडेट करेगा, फिर इसको दोस्तों आरबीआईसीएस नागपुर को ट्रांसफ़र कर देगा फॉर इवेंचुअल सेटलमेंट, राइट, यस और नो। तो इसलिए एसबीआई जीएडी मुंबई का रोल है, वरना इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको हटा दो आप, ये डायरेक्ट भी भेज सकते थे। आरबीआई को ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़े, सारी कंसोलिडेट नहीं करना पड़े दोस्तों। सारे डिपार्टमेंट जो अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाया, सीएनजी ने बनाया, ठीक है, और भी मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन ने बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बना दिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बनाया, हम सारे सीजीए को क्यों भेजते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली तो सीएजी इसकी ऑडिट करेगा, ठीक है। अकाउंट मैंने बनाया मेरे डिपार्टमेंट का, राइट, मैं सीजीए को क्यों भेजता हूँ, मैं डायरेक्ट भेज दूँ इसको। दोस्तों कोई सभी अकाउंट में डिस्क्रिपेंसीज ना हो जाए, और सीएजी दोस्तों बहुत बड़ा पद है, ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि सारी 50 मिनिस्ट्री से डेटा आए उसको कंपाइल करे, तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे दी कि हाँ भैया तुम देख लो इसको। तो इसी प्रकार से एसबीआई का आपस में एसबीआई जीएडी मुंबई देख लेगा कि हाँ सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस से कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको बता भी देगा कि भाई अंदर का मामला अंदर ही सुलझ जाएगा ना, बाहर वालों को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अंदर का मामला दोस्तों अंदर सुलझाने के लिए एसबीआई जीएडी मुंबई आया, फिर ये सारी ट्रांजैक्शन दोस्तों कंसोलिडेट करके आरबीआईसीएस नागपुर को भेज देगा ये, ठीक है। अब दोस्तों इसको डायग्राम में बताता हूँ आपको, राइट, डायग्राम कंप्लीट भी करना है अपने को। तो देखिए डायग्राम, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको डायग्राम से समझ में आएगी जो बातें जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। अभी कौन कौन सी बातें बताई है, एक तो फोकल पॉइंट ब्रांच मेन स्क्रॉल भेजेगी एसबीआई जीएडी मुंबई, एसबीआई जीएडी मुंबई सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस से जो भी डेटा आएगा फॉर इवेंचुअल सेटलमेंट के लिए आरबीआईसीएस नागपुर भेज देगी। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको पूरा डायग्राम एक बार और बताता हूँ,
दोस्तों जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप सुनोगे, उतनी जल्दी आपको याद होगा और कभी भूल नहीं पाओगे, राइट। देखिए फिर अपने देखते हैं दोस्तों, मंथली और डेली का खेल है मेन, तो एक को ये समझ रहे हैं, ठीक है। मंथली कौन जा रहा है और डेली कौन जा रहा है। डेली ब्रांच ने डेली स्क्रॉल तैयार किए, फोकल पॉइंट ब्रांच को डेली भेजे, फोकल पॉइंट ब्रांच ने डेली मेन स्क्रॉल तैयार करे, डेली मेन स्क्रॉल पीसीडी सीडीए डीएसी को भेजे, पीसीडी सीडीए डीएसी ने डेली मेन स्क्रॉल प्राप्त किए, डेली इसने मैन्युस्क्रिप्ट लेजर बनाया, ठीक है, 31 महीने तक का पूरा, राइट। ये एक घटना है दोस्तों। इसी के साथ साथ फोकल पॉइंट ब्रांचेस ने क्या हुआ दोस्तों, फोकल पॉइंट ब्रांचेस ने मेन स्क्रॉल जब यहाँ भेजा था तो मेन स्क्रॉल का भाई, मैंने इसको मेन स्क्रॉल का भाई नाम दिया है, वो एसबीआई जीएडी मुंबई को भेज दिया, राइट। अब दोस्तों एसबीआई जीएडी मुंबई उसी को इवेंचुअल सेटलमेंट के लिए आरबीआई सीएस नागपुर भेज दिया, राइट। दोस्तों ये डेली का खेल चल रहा है, अभी मंथली की बात नहीं आई है, ठीक है। इसको मैंने घटना नंबर 1 नाम दिया है। घटना नंबर एक मेन स्क्रॉल का भाई, येस और नो। देखिए दोस्तों आरबीआई सीएस नागपुर में डेली सेटलमेंट हो रहा है, किसके अंदर, डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर, जो हमारी डिफेंस अकाउंट ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट ओपन किया था। किस डेट को किया था दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों डेली का खेल खत्म हुआ यहाँ पे, डेली का खेला खत्म हुआ यहाँ पे। इसके बाद देखिए दोस्तों डीएमएस की बारी है। फोकल पॉइंट ब्रांच ने बोला कि हम डेली तो भेज ही रहे थे, हम मंथली भी भेजेंगे, ठीक है। मंथली में क्या दोस्तों, मेन स्क्रॉल अटैच कर दिए, मेन स्क्रॉल के साथ इसके पीछे जो था एमआरओ पेड चेक अटैच कर दिए। डीएमएस भेजा, पीसीडी सीडीए ने अपना रजिस्टर खोला, जो मेन स्क्रॉल आते टाइम इसने बनाया था, उसमें देखा कि हाँ भैया डीएमएस सारी चीज़ें सही है। अब मैं वेरीफाई कर देता हूँ डीएमएस को। पीसीडी सीडीए डीएसी ने डीएमएस को वेरीफाई कर दिया और वेरीफाइड डीएमएस को वापस कहाँ भेज दिया दोस्तों, फोकल पॉइंट ब्रांच भेज दिया। अब फोकल पॉइंट ब्रांच क्या करेगी दोस्तों, देखिए वेरीफाइड डीएमएस को एसबीआई जीएडी मुंबई भेजेगी, राइट। समझ में आई इतनी बातें दोस्तों, यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों एक ये साइमल्टेनियसली है दोस्तों, साइमल्टेनियसली है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, फिजिक्स में हम पढ़ते थे कि कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली होती है, कुछ रिएक्शंस जो है केमिस्ट्री के अंदर, कुछ फिजिक्स के कुछ लॉस हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली होती है, राइट। तो इसका मतलब है दो चीज़ों का एक साथ घटक होना, राइट। मैं बोल भी रहा हूँ और मैं साथ में आपको कुछ लिख के भी बता रहा हूँ, तो मेरी दोनों प्रोसेसेस दोस्तों साइमल्टेनियसली है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, कुछ और इस डायग्राम को बड़ा करते हैं अपने। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है, ए मंथली स्टेटमेंट ऑफ सेटलमेंट, एमएसएस। दोस्तों एमएसएस की फुल फॉर्म पता ही होनी चाहिए आपको, मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट। मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट का मतलब दोस्तों मंथली काम हो रहा होगा, मंथली कुछ ट्रांजेक्शन सेटल हो रही होगी, ठीक है। मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड एंड फॉरवर्डेड टू द डीएसी एंड एफपीबी। अब देखिए दोस्तों डीएसी को गया है और एफपीबी को गया है, लेकिन जो अपेंडिक्स 5 के अंदर अपने डायग्राम है उसके अंदर दोस्तों चीज़ें अलग अलग ना हो जाएं, इसलिए मैंने एफपीबी को इसका एमएसएस नहीं लिया है, ठीक है। आप इससे याद रखिए कि एफपीबी जो है, जो एसबीआई जीएडी मुंबई है, वो एफपीबी को भी एमएसएस भेजता है, राइट। लेकिन अपने डीएसी तक का पढ़ेंगे, राइट। द डीएसी विल वेरीफाई एंड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द सेम टू द एफपीबी एसबीआई जीएडी मुंबई ड्यूली पॉइंटेड आउट डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी, ठीक है। मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट दोस्तों जनरेट होता है और फॉरवर्ड करता है डीएसी और एफपीबी के पास। कौन करेगा, एसबीआई जीएडी मुंबई, राइट। और ये दोस्तों वेरिफिकेशन करके एक कॉपी तो यहाँ भेज देगी और एक कॉपी फोकल पॉइंट ब्रांच को, राइट, पीसीडी सीडीए जो अपना डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल है। अब देखिए दोस्तों डायग्राम में देखता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें पता लगी, एक बार वापस बताऊँगा अभी आपको मैं। तो एसबीआई जीएडी मुंबई ने क्या किया दोस्तों, जनरेट किया एमएसएस, ठीक है, मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट। ये इसमें क्या होगा दोस्तों, पर डे जो ट्रांजैक्शन हुई है उनको मंथली कंसोलिडेट कर दिया, जैसे फोकल पॉइंट ब्रांच ने मेन स्क्रॉल का डीएमएस बनाया था, राइट। वेरीफाइड डीएमएस आया दोस्तों, मेन स्क्रॉल भी आ रहा है, तो मंथली एमएसएस इसने जनरेट किया, राइट। तो मंथली जो है दोस्तों जनरेट किया इसने एमएसएस। अब देखिए दोस्तों एमएसएस जा रहा है, एमएसएस जा रहा है ना, ये गया डीएसी के पास, पीसीडी सीडी के पास। दोस्तों इन्होंने क्या किया, इनके पास भी तो सारे डेटा है, डीएमएस पड़ा है, मेन स्क्रॉल पड़ा है, मैन्युस्क्रिप्ट लेजर पड़ा है। दोस्तों ये डीएमएस इसको एमएसएस को वेरीफाई कर देगी, सॉरी, एसबीआई जीएडी मुंबई ने जनरेट किया एमएसएस को, एमएसएस जा रहा है, ये गया और दोस्तों यहाँ से घूम के वेरीफाई होकर वापस आ गया, वेरीफाइड एमएसएस आ रहा है। और दोस्तों एक चीज़ समझ में आई आपको, पीसीडी सीडीए डीएसी एक ऐसी मशीन है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल डालो और वेरीफाइड होके बाहर निकल आएगा। डीएमएस मैंने डाला, वेरीफाई होके बाहर निकल आया, एमएसएस मैंने डाला, वेरीफाई होके बाहर निकल आया, ठीक है। वेरीफाइड एमएसएस आ रहा है, एमएसएस जा रहा है, डीएमएस आ रहा है, वेरीफाइड डीएमएस जा रहा है, राइट, यस और नो। और दोस्तों मंथली और डेली का खेल आपको समझना है, ठीक है। मंथली डेली का खेल है, ये डेली वाली बातें हैं, 1 नंबर घटना, राइट। डीएमएस जो है घटना, ये मंथली वाली घटना है, ठीक है। जनरेट एमएसएस मंथली वाली घटना है, राइट। डेली भी जो भी काम हो रहा है उसको कंसोलिडेट करके मंथली कर रहे हैं, ठीक है। भले ही फोकल पॉइंट ब्रांच हो, भले ही एसबीआई जीएडी मुंबई हो,
ठीक है। फोकल पॉइंट ब्रांच भी मेन स्क्रॉल डेली बना रहा था, डीएमएस मंथली बना रहा है, राइट। एसबीआई जीएडी मुंबई आरबीआई सीएस नागपुर को इवेंचुअल सेटलमेंट के लिए डेली भेज रहा था। लास्ट में दोस्तों ये एमएसएस भी क्रिएट कर रहा है। दोस्तों पीसीडीएस सीडीए डीएसी ऐसी मशीन है जहाँ पे रॉ मटेरियल डालो, वेरीफाइड होकर बाहर निकल आएगा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए। अब ये देखो दोस्तों, फाइनल टच है अपना। ठीक है, ये फाइनल के ओवर है, इसमें आप छक्के चौके मार दोगे तो आप मैच जीत जाओगे, राइट। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको पूरा डायग्राम शुरू से बता दूंगा। पहले ये 2 लाइन सुन लीजिए। द आरबीआई सीएस विल फॉरवर्ड मंथली स्टेटमेंट्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस इन द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट। आरबीआई सीएस नागपुर दोस्तों क्या करता है, मंथली स्टेटमेंट। ठीक है, मंथली स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे एमएसएस सही है। ठीक है, मंथली क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाता है डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट की, जो मंथ में डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट में हलचल हुई है। ठीक है, उनके रिकन्सिलिएशन के लिए मेन स्क्रॉल डीएमएस और एमएसएस के साथ। दोस्तों ये सारा सामान कहाँ पड़ा है, एमएसएस डीएमएस। ठीक है, मेन स्क्रॉल कहाँ थे, पीसीडी सीडी के पास। इसको भेजेगा, फिर वो दोस्तों पीसीडी सीडी डीएसी क्या करेंगे, द कंफर्मेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस इज सेंट टू द आरबीसीएस बाय डीएसी कंसर्न। डायग्राम में देखिए दोस्तों, इजी पड़ेगा आपको। अरे पेंसिल कहाँ गई। अब देखिए दोस्तों, बताता हूँ आपको डायग्राम से। आरबीसीएस नागपुर दोस्तों क्या करता है, मंथली जो है बैलेंस बनाता है। ठीक है, जितना भी डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट में हलचल हुई है उसको पीसीडी सीडी को वेरिफिकेशन के लिए भेजता है। आरबीआई सीएस नागपुर ने घटना नंबर 3 नाम मैंने दिया है इसको, जनरेट एमएसएस जा रहा है, पीसीडी सीडी डीएससी से वेरीफाइड होकर एमएसएस वापस आ रहा है। ठीक है, ये दोस्तों तीसरी घटना है, राइट। अब देखिए दोस्तों, शुरू से बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, कान आँख अपने खुले रखना, राइट। डेली स्क्रॉल दोस्तों किसने बनाया, डीलिंग ब्रांच 1 ने, 2 ने, 3 ने, राइट। इन तीनों ने डेली स्क्रॉल बनाए। डेली स्क्रॉल बना के दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांच को भेजे। डेली स्क्रॉल के अंदर क्या था, एमआरओ और पेड चेक थे, राइट। इसी के बेस पे फोकल पॉइंट ब्रांच ने मेन स्क्रॉल बनाए। मेन स्क्रॉल के अंदर क्या थे दोस्तों, डेली स्क्रॉल थे। डेली स्क्रॉल के नीचे क्या थे, एमआरओ और पेड चेक थे, कितनी प्राप्तियाँ हुई है, कितना खर्चा हुआ है। ये घटना नंबर 1 है। मेन स्क्रॉल पीसीडी सीडी डीएसी के पास आया, इसने एक रजिस्टर खोल लिया भाई ने। ठीक है, ये बड़े चालाक हैं दोस्तों डीएसी वाले। ठीक है, इन्होंने रजिस्टर खोल लिया और मेन स्क्रॉल की सारी एंट्री कर दी डेट वाइज, 1 से लेकर 30 तक। 30 मेन स्क्रॉल आ गए, 30 की एंट्री कर दी। फोकल पॉइंट ब्रांच ने क्या सोचा कि थोड़ी सी उनको सुविधा दे देते हैं, मैं मंथली भी इसको डेटा भेज देता हूँ। मंथली इसने डीएमएस भेज दिया, ये अपने रजिस्टर से चेक करके, मेन स्क्रॉल से चेक करके डीएमएस को वेरीफाई कर देंगे, वापस फोकल पॉइंट ब्रांच को चला जाएगा, राइट। वेरीफाइड दोस्तों डीएमएस फोकल पॉइंट ब्रांच के पास चला गया। अब दोस्तों वेरीफाइड डीएमएस ये एसबीआई जीएडी मुंबई को भेज देंगे। ठीक है, इसको मैंने घटना नंबर 2 नाम दिया है। अब दोस्तों जब मेन स्क्रॉल फोकल पॉइंट ब्रांच पीसीडी सीडी डीएसी को भेज रहा था, तो इसके साथ साथ ही मेन स्क्रॉल का भाई जो है दोस्तों, दोनों भाई हैं ये मेन स्क्रॉल। ठीक है, ये फोकल पॉइंट ब्रांच जो है मेन स्क्रॉल के भाई को भी एसबीआई जीएडी मुंबई को भेज रहा था, राइट। एसबीआई जीएडी मुंबई को उसी के साथ साथ क्या कर रहा था, फॉर इवेंचुअल सेटलमेंट के लिए, मतलब सेटलमेंट के लिए आरबीआई सीएस नागपुर को भेज रहा था वो सेम डेटा। ठीक है, जो सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस के पास आया था। ठीक है, एसबीआई जीएडी मुंबई का भी मैंने आपको रोल बता दिया, क्योंकि आरबीआई सीएस नागपुर दोस्तों सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये इतना फ्री नहीं है कि सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेस से डेटा को कलेक्ट करे फिर उनका अकाउंट मेंटेन करे, राइट। तो एक एसबीआई जीएडी मुंबई बोल दिया, वो सारी फोकल पॉइंट ब्रांचेज अपने एसबीआई को भेज देगी, फिर वो वहाँ पे आरबीआई सीएस नागपुर भेज देगा। ठीक है, मेन स्क्रॉल की घटना दोस्तों डेली थी, डीएमएस की घटना दोस्तों मंथली है, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या किया, एसबीआई जीएडी मुंबई ने एमएसएस को जनरेट किया, मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट को, राइट। पूरे मंथ का जो डेटा था ये दोस्तों एमएसएस गया, पीसीडी सीडी के पास वेरीफाई होकर वापस आ गया। ठीक है, पीसीडी सीडी डीएसी ऐसी मशीन है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल डालो, वेरीफाई होकर वापस निकल जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, आरबीआई सीएस नागपुर भी इससे पीसीडी सीडी से कुछ कंफर्मेशन लेगा। ठीक है, जो इसके डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर हलचल हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो इसका कोई मैंने अटैचमेंट देखा ही नहीं था अभी तक, सारा काम एसबीआई जीएडी मुंबई के जरिए हो रहा था। तो आरबीआई सीएस नागपुर ने दोस्तों एमएसएस जनरेट किया, मंथली जो डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट में हलचल हुई है वो सारा डेटा दोस्तों पीसीडी सीडी डीएसी के पास भेजा और दोस्तों पीसीडी सीडी डीएसी ने उस सारे डेटा को वेरीफाई करके वापस आरबीआई सीएस नागपुर के पास भेज दिया। येस और नो? ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा सिस्टम था कि जो डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होती है, राइट। समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ बातें नहीं भी आया हो तो एक बार और बता देना, एक बार मैं फिर बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे चलिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी 2 नंबर लेक्चर की, तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा अब आपको। ठीक है, अब आप इसको देखना दोबारा से। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, ईच डीलिंग ब्रांच ऑफ एसबीआई विल फर्निश द डेली स्क्रॉल ड्यूली सपोर्टेड बाय एमआरओ एंड पेड चेक इन रेस्पेक्ट टू डिफेंस ट्रांजैक्शन अकरिंग इन देयर बुक्स टू एफपीबी को भेजा इन्होंने। ठीक है, एफपीबी ने क्या किया दोस्तों, बेस्ड ऑन द डेली स्क्रॉल रिसीव्ड फ्रॉम द डीलिंग ब्रांचेज प्रिपेयर मेन स्क्रॉल। ठीक है, मेन स्क्रॉल बनाया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया दोस्तों, डीएमएस बना दिया, मंथली बना दिया फोकल पॉइंट ब्रांच ने। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों मेन स्क्रॉल का एक भाई भी यहाँ पे जा रहा था। ठीक है, वो लाइन भी लिख लेना आप, मेन स्क्रॉल का भाई। ठीक है, फिर ये क्या करता है दोस्तों, वेरीफाइड जो डीएमएस होता है वो भी एसबीआई जीडी के पास जाता है दोस्तों। ये कंसोलिडेट ट्रांजैक्शन करता है सारी एफपीबी की और आरबीआई को फॉर इवेंचुअल सेटलमेंट के लिए भेज देता है। फिर दोस्तों ये एमएसएस जनरेट करता है, एमएसएस जो है रॉ यहाँ पे जाएगा और वेरीफाई होकर वापस आ जाएगा,
राइट। फिर लास्ट में क्या करता है दोस्तों, आरबीआई पीसीडी सीडीए से कंफर्मेशन लेगा, तो ये एमएसएस ये भी बनाता है, यहाँ पे जाएगा पीसीडी सीडीए के पास और एमएसएस वेरीफाई होकर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको पीसीडी सीडीए क्या क्या वेरीफाई करके देता है। एक तो पहला तो डीएमएस, फिर दोस्तों एमएसएस करता है, एक तो एसबीआई वाला एसबीआई जीएडी मुंबई वाला, और एक दोस्तों आरबीआई सीएस नागपुर वाला। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स थ्रू ईएफपीबी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का दोस्तों जब भी नाम आ जाए तो आप उसको ऑनलाइन संदर्भ में लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन होंगे, जो इंटरनेट के जरिए ट्रांजैक्शन होंगे, उनको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जिनको मैं ई पेमेंट बोलता हूँ। राइट, येस और नो। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, 95 के अंदर एसबीआई सीएमपी ब्रांच मुंबई, एसबीआई कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट ब्रांच दोस्तों मुंबई के अंदर है, ये कोई ब्रांच है, एसबीआई सीएमपी ब्रांच है। ठीक है, इसको क्या ऑथोराइज कर रखा है टू एक्ट एज ए ई फोकल पॉइंट ब्रांच फॉर ऑल नॉन सिविल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स फॉर गवर्नमेंट ई पेमेंट गेटवे। ठीक है, जो ऑनलाइन जो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे दोस्तों, उसके लिए एसबीआई सीएमपी ब्रांच मुंबई को ऑथोराइज कर रखा है। और दोस्तों ये सवाल आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा कि विच ब्रांच ऑफ एसबीआई हैज़ बीन नॉमिनेटेड हैज़ बीन ऑथोराइज्ड एज अ ई फोकल पॉइंट ब्रांच फॉर ऑल नॉन सिविल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ई पेमेंट गेटवे। राइट, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसका रट्टा मार लो। ठीक है, इसको रेडीमेड याद कर लो। अब देखिए दोस्तों ऊपर तो क्या बता दिया, नॉन सिविल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए ई पेमेंट गेटवे का काम करता है। राइट, अब दोस्तों एमओडी के केस में क्या दिया गया है कि ये एक लिंक और एफबीबी का काम करता है, फोकल पॉइंट ब्रांच है एमओडी के लिए। तो राइट, अब इसमें क्या होता है, तो एनक्रिप्टेड एंड डिजिटली साइंड पेमेंट फाइल्स आर अपलोडेड टू द सीएमपी विच आर क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट इन द आरटीजीएस एनईएफटी विद इन T+1 डे। ठीक है, टी डेट व्हेन एसबीआई रिसीव फाइल्स फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफिसर ऑफिस। अब दोस्तों ये जब लाइन पढ़ोगे तो आपको इसमें आप चक्कर खा जाओगे, एनक्रिप्टेड और डिजिटली साइन क्या बोला है। अब दोस्तों एनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने अगर मेरे कंप्यूटर के वीडियो देखी होगी, सीरीज़ देखी होगी, 6 या 7 लेक्चर अपलोडेड हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको दोस्तों एनक्रिप्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, एनक्रिप्शन क्या होता है, चीज़ों को एनक्रिप्ट करना। दोस्तों एनक्रिप्शन क्या है, इन क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब कहोगे सर इन क्रिप्टोग्राफी क्या है। ठीक है, एनकोड करना इन्फॉर्मेशन क्या होता है। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, समझिए इसको, प्लेन टेक्स्ट है, मान लो आपने कुछ भी यही लिख रखा है, जैसे सीएमपी पोर्टल है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों मैं की लगा के, की मतलब है कि इसको मैं क्रिप्टोग्राफी कर दूंगा, मतलब चेंज कर दूंगा। क्रिप्टोग्राफी मतलब ये किसी को समझ में ना आए, जैसे अपने दोनों की बातचीत है, मैं चाइनीज़ में बोलने लग जाऊँ आपके साथ। ठीक है, आपको चाइनीज़ आती हो किसी को, तो दोस्तों जिसको चाइनीज़ आती है वही तो समझेगा। तो ऐसा है कि प्लेन टेक्स्ट को मैंने किसी और लैंग्वेज में, किसी और भाषा में चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, गुड भाषा में, मतलब की लगा दी, तो ये दोस्तों अलग हो गया। ये प्लेन टेक्स्ट ऐसे नहीं दिखेगा आपको, कुछ अलग दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो हर कोई मान लो इसको ब्रीच कर जाए, कोई हैक कर ले बीच में, तो उसको वो पढ़ने में नहीं आएगा वो। ठीक है, जिसके पास ये की होगी उसी को ये पता चलेगा। राइट, तो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया। और दोस्तों इसको जब इसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, जब इसको डिक्रिप्ट करते हैं तो वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल जाएगा। राइट, एनक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्लेन टेक्स्ट को क्रिप्टोग्राफी के अंदर, क्रिप्टोग्राफी ये टेक्निक होती है कीज़ लगाने वाली। ठीक है, उसके अंदर किसी प्लेन टेक्स्ट को किसी और अदर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना ताकि वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को दोस्तों एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं डीकोड कर दूंगा, कोड को एनकोड कर दिया, डीकोड कर दूंगा उसी की से। ठीक है, जिसने सेंडर ने रिसीवर को अगर कोई प्लेन टेक्स्ट भेजा है तो दोस्तों जिसको ये भेजेगा उसको ये की बता देगा, ये तो इसको ये प्लेन टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, ABCD अपने ऐसे पढ़ती हैं, जैसे रीजनिंग है A1 B2 C3 D4 ऐसे करके O 15 P 16 Z तक अपने 26 तक चले जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या था, PCDA था। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, PCDA था। अब दोस्तों मैं आपको PCDA ना बोलकर मैं आपको ये डेटा भेज दूँ 16341, आपको मैंने बोल दिया 16341 है, अब इसको मतलब समझ लो। ठीक है, अब आपको मैं की भेज दूंगा कि जो इसके जिसके नंबर्स हैं ये अल्फ़ाबेट से डिनोट किए गए हैं मैंने। ठीक है, तो मैं इसको आपको ये बता दूंगा 16 3 4 1। अब दोस्तों देखिए 16 पे क्या है P, 3 पे क्या है C, ठीक है, 4 पे क्या है D और 1 पे क्या होता है A। तो मतलब मैं डिक्रिप्ट कर लूँगा। पहले मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था, मैंने की लगा दी इसमें ये अल्फ़ाबेट वाली, तो ये एनक्रिप्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डिक्रिप्ट करूँगा, मैं डिक्रिप्ट उसी की से करूँगा, तो ये PCD में वापस कन्वर्ट कर दिया। इस पूरे प्रोसेसर को दोस्तों एनकोडिंग बोलते हैं। पहले इसको एनकोड करना, फिर इसको डिकोड करना। ठीक है, एनक्रिप्शन बोल दिया, डिक्रिप्शन बोल दिया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो करते हैं दोस्तों साइपर टेक्स्ट वगैरह, कीज़ वगैरह, ये क्रिप्टोग्राफी में होता है। ठीक है, राइट। और दोस्तों आगे चलिए, इसके अंदर क्या बताया गया है, और इसके अंदर बताया गया डिजिटली साइन, मतलब ऑनलाइन साइन कर दिया, उसको डिजिटली साइन बोल दिया मैंने। राइट, पेमेंट फाइल्स आर अपलोडेड टू द CMP। पेमेंट फाइल दोस्तों CMP में अपलोड हो गई। राइट, हमने किसी को पेमेंट करना है तो हम CMP में अपलोड कर दिया। और दोस्तों बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में क्रेडिट होना है वो T+1 डे में हो जाएगा। और T कब होगा, जब SBI रिसीव करेगा फाइल्स किससे, अकाउंट्स ऑफिसर्स के ऑफिस से। राइट, ये कौन सा पे अकाउंट ऑफिस हो गया, हमारा एयर अकाउंट ऑफिस हो गया, डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल हो गया। डाउनलोडेबल ई डेबिट स्क्रॉल। अब देखिए दोस्तों, अपने डेबिट स्क्रॉल जो है CMP के पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
पहले क्या पढ़ा हमने दोस्तों, ऑफलाइन में एफपीबी जो है डेबिट स्क्रॉल भेजता है, मेन स्क्रॉल भेजता है, सारी चीज़ें भेज रहा है, डीएमएस भेज रहा है, सारी चीज़। जब दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, जब मैं ई की बात करने लगा, इलेक्ट्रॉनिक की बात करने लग गया, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए ऑलरेडी डाउनलोड है, डाउनलोडेबल। ई डेबिट स्क्रॉल डीएमएस एंड सेटलमेंट रिपोर्ट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द सीएमपी पोर्टल। ये दोस्तों सारा काम मेरे लिए इजी हो गया, मेरे डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल के लिए सारा काम इजी हो गया। मैं दोस्तों सारी चीज़ें सीएमपी पोर्टल से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मेरे पास फोकल पॉइंट ब्रांचेस से आ रही थी दोस्तों वो भी आती रहेगी, लेकिन मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकता हूँ, राइट। सेटलमेंट ऑफ फंड विद आरबीसीएस नागपुर इज प्रोसेस्ड विदाउट एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब क्या है दोस्तों, सेटलमेंट ई पेमेंट, दोस्तों ई पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑनलाइन में क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ फंड आरबीसीएस नागपुर के पास जो भी सेटलमेंट होगा फंड्स का, विदाउट एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई कागज पेन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। आगे देखिए, ई पेमेंट्स थ्रू प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर के बैंक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो मेन काम था हमारा इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो उसको आप एक बार रिवाइज करो, वरना इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। छठे चैप्टर के सारे लेक्चर्स को एक बार दोबारा देखो, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपके डिपार्टमेंट के जो जान है रीड की हड्डी है वो डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट है, ठीक है। यही आपको नहीं आएगा तो डिफेंस अकाउंट कोड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो उसके अंदर, राइट। कमेंट सेक्शन करो दोस्तों, भर के कमेंट किया करो, राइट। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।